जैसा कि हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम लोग शुरुआत कर देंगे अब। तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और जैसा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 12 पार्ट हम लोग की 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होता है। एक तो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड में हमें 12 पार्ट के ही क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन में 12 पार्ट के भी काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं। कंपटीशन में 11 के भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन 12 पार्ट के क्वेश्चन की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट अगर हम रेशियो की बात करें तो 45% 11 के और 55% जो है वो 12 के आसपास में रहता है। तो ये वेरी करते रहता है। कुल मिलाकर के 12 पार्ट आपकी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिए ये 12 पार्ट की जो भी प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होती है वो 11th में ही तैयार हो जाती है। जो इसकी बेस है वो 11th में ही तैयार हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 11th नहीं पढ़ना है, 12th से मेरा काम हो जाएगा। 11th हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन चूंकि समय हम लोगों की आगे बढ़ती जा रही है तो हम साथ ही साथ 12 पार्ट को भी लेकर के अब चलेंगे। तो इसी तरह से आपको लेक्चर यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हुए भेजते चलेंगे। आपकी ड्यूटी होगी, जैसा कि हमने बताया था, कि एक टाइम आप तैयार कर लीजिएगा। उस टाइम में आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए और बहुत सीरियसली, जैसे कि आप मानो क्लास में गए हो, उस तरह से अपनी पढ़ाई को चालू कीजिएगा। स्क्रीन को देखते हुए, आवाज को सुनते हुए और कॉपी पर अपनी नोट तैयार करते हुए आप आगे बढ़िए। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के प्रभाव को। चार्ज के द्वारा जो फोर्स तैयार होते हैं, चार्ज के द्वारा जो फील्ड तैयार होते हैं, चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल तैयार होते हैं, खासकर वो चार्ज जब रेस्ट में हो तो हम इस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिप्रेजेंट चार्ज। और ये जो स्टैटिक्स है दैट रिप्रेजेंट एट रेस्ट। हम इस पार्ट में चार्ज की स्थिर अवस्था को स्टडी करेंगे। चार्ज की 2 अवस्थाएं हैं, चार्ज एक रेस्ट में है और चार्ज एक मोशन में है। जब चार्ज मोशन में होता है तो बन जाता है करंट, जो इसके बाद का टॉपिक होगा। और जब करंट चलने लगता है तो उससे तैयार होता है मैग्नेटिज्म, जो इसके बाद का टॉपिक है। और इस तरह से ये सीक्वेंस दर सीक्वेंस हम लोग के बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ हम लोग चार्ज की रेस्ट अवस्था को स्टडी करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में है तब उस केस में ये क्या क्या अपने आसपास प्रभाव पैदा करता है। दिस इज स्टडीड इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस बात को हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with the study of forces, study of forces, fields and potential when charge is at rest। चार्ज जब रुका हुआ है
तो वो अपने आसपास किसी दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो अपने आसपास कैसा फील्ड बना रहा है, और वो अपने आसपास किस तरह के पोटेंशियल तैयार कर रहे हैं। बेसिकली ये 3 पार्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब प्रश्न उठता है कि चार्ज क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज, द चार्ज is the property of matter. मैटर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये उसके भीतर की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू which it produces and experiences the electric and magnetic effects. एक चार्ज जो होता है, इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से देखो। चार्ज यूं ही वैक्यूम में नहीं होगा, चार्ज एक मैटर में होगा। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक सॉलिड में होगा, चार्ज एक लिक्विड में होगा, चार्ज गैस में होगा। और वो जो चार्ज है वो मैटर में क्या करेगा? वो चार्ज 2 काम कर सकता है। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, और वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी कर सकता है। ये चार्ज के गुण के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, और चार्ज के ही गुण के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना, ये होता है। अब हम इस चार्ज के बारे में थोड़ा और आगे जाएं, उससे पहले हम थोड़ी सी एटम के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम इस चार्ज के बारे में आएंगे। थोड़ी सी बातें हम नोट कर लेते हैं। पहला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है पता है? एकदम पता है आप लोगों को। ये बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम का जो सिंबल है वो कैपिटल सी है, छोटा सी मत लीजिए। और अगर हम आपसे पूछें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हम ई से दर्शाते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत 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 छोटा, -31 kg, बहुत छोटा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। यह है मास ऑफ प्रोटॉन। इसी के साथ तीसरा,
चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। नेट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन से, स्लाइटली ज्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27। आप समझ लीजिए कंपेरेटिवली दोनों लगभग सेम ही है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा स्लाइटली जो है ये दशमलव के तीसरे अंक में जाकर के थोड़ा सा मास चेंज होता है। हम जानते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, और हर एक एटम के भीतर एक न्यूक्लियस होता है और उसके भीतर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो हम इस बात को लिखते हैं। Every matter is composed of atoms. कोई भी मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी, वो एटम से बने हुए हैं। Every matter is composed of atom, and every atom has a central nucleus। जैसा कि आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में, एक एटम में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है which contains protons and neutrons। जो एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं कौन कौन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। उसकी चर्चा हम लोग बहुत आगे करेंगे। अभी हम थोड़ा सा चार्ज के डेवलपमेंट के लिए इस सब की जानकारी थोड़ी सी हम लोग तैयार कर लेते हैं कि हर एक एटम जो है उसके भीतर एक न्यूक्लियस होता है, और उसके न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in different orbits. Next, हर एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। Every atom is electrically neutral होता है। और ये न्यूट्रल क्यों हो पाता है? क्योंकि हर एक एटम के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना एटम के अंदर में है, तीन चीज तो होंगे, न्यूक्लियस होंगे, उसके भीतर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते होंगे, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन से एक हम लोगों का एटम का निर्माण होता है। और एटम के भीतर जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उतना ही संख्या में प्रोटॉन्स की भी संख्या होती है। न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स कहाँ रहेंगे? तो न्यूक्लियस के अंदर में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे। तो जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उतना ही संख्या में प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल रहता है, और इस वजह से वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है।
एक एटम को हम चार्ज कब कर सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ एन एटम विल बिकम चार्ज, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। एन एटम will become charged when number of electrons और number of protons ये डिफरेंट हो जाए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डिफरेंट हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो वो एटम है वो एटम हो गया है चार्ज्ड। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर में कम पड़ जाते हैं, तब उस केस में क्या बातें होंगी? तब आप बहुत आराम से बोल सकते हो कि वो ऑफकोर्स एटम जो होगा वो चार्ज होगा। और वो कैसा चार्ज होगा? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है नेगेटिवली चार्ज होगा। Then atom will be negatively charged। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा, एटम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर हम दूसरे साइड अगर ये बोलें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तब क्या बोलेंगे? दिमाग में आ गया? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे देन एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के अंतर होने की वजह से कोई भी एटम जो होगा वो चार्ज होगा। ये बातें आप समझ लीजिए। बात उठी है एटम की, तो थोड़ा हम एटम के बारे में जान लेते हैं। एक एटम में सपोज करो जो न्यूक्लियस है उसके भीतर 3 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। और मान लेते हैं कि इसके भीतर 3 न्यूट्रॉन भी है। ये न्यूट्रॉन है और इस तरह एक न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3, क्योंकि 3 न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नाचेंगे और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाहर जो एक और ऑर्बिट होगा उसमें बाकी एक और इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में और एक होंगे। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। और अगर हम एटम की साइज की बात करें तो इस एटम का जो अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर तैयार किया है, इसका अप्रोक्सीमेट साइज होता है 10⁻10 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट साइज है। ये है साइज ऑफ एटम। और ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या देख रहे हैं इस एटम में और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन देख रहे हैं, इन दोनों का मान चूंकि बराबर है इसीलिए नेट चार्ज का मान इसका हो जाएगा 0 और ये एटम कहलाएगा न्यूट्रल एटम। ये तो बातें समझ में आ गई। अब हम आपसे पूछें कि ये जो भीतर में प्रोटॉन है, क्या ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं? प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल नहीं करते हैं? इसका जवाब होगा हाँ, ये सभी आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं।
लेकिन रिपेलिंग फोर्स के साथ साथ इसके बीच एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर एक रिपेलिंग फोर्स के साथ साथ एक अट्रैक्शन का भी फोर्स लगता है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच सभी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सभी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। और यही फोर्स जो न्यूक्लियर के फोर्स लगते हैं, उसकी वजह से वो पूरा जो न्यूक्लियस है वो बंधा हुआ रहता है। तो यहाँ जो हम फोर्स दिखाए हैं, अट्रैक्शन का जो फोर्स दिखाया है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियर फोर्स है और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन के फोर्स से इसकी मात्रा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें इस प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना, तो ये बहुत मुश्किल का काम होगा। अब वहीं पर इस इलेक्ट्रॉन को, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। या अगर कोई बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है अवस्थित, तो उस बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम इसके भीतर डाल सकते हैं, परंतु इस प्रोटॉन की मात्रा को हम चेंज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि एक एटम जो चार्ज्ड होगा, वो प्रोटॉन के बढ़ोतरी या प्रोटॉन की कमी की वजह से नहीं होगा, वो तो फिक्स रहेगा, न्यूक्लियस के भीतर बंधा हुआ वो तो फिक्स रहेगा। कोई भी एटम जो चार्ज्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने और इलेक्ट्रॉन के घटने की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो अगर कम हो जाए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लें, तब ये चार्ज हो जाएगा और उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 3 प्रोटॉन होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और बाहर से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर में डाल देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या हो जाएंगे 4 और प्रोटॉन की संख्या वही रहेंगी 3, और तब इस केस में ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो चार्ज होने का कारण, कोई भी एटम जो चार्ज होगा उसका कारण इलेक्ट्रॉन की मात्रा में चेंज की वजह से होगा। प्रोटॉन की मात्रा में हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एन एटम may be charged due to excess of electrons। अगर हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, तब ये चार्ज होगा। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमें पता चल गया। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चार्ज होंगे -10e, और उसी बॉडी के अंदर में 10 प्रोटॉन है, तो इसके चार्ज हो जाएंगे +10e। ये जो +10e दिख रहा है, ये प्रोटॉन की संख्या को बता रहा है, और ये जो -e दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, और 10 जो है उसकी संख्या को बता रहा है। अब इस बॉडी की अगर हम चार्ज पूछें, तो इसका आप चार्ज क्या बोलोगे? इस बॉडी की टोटल चार्ज अगर हम आपसे पूछें, तो इसका चार्ज आप क्या बोलोगे? तो इसका टोटल चार्ज बोलेंगे +10e -10e = 0। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल है। और मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी का कुछ मास है,
मास कुछ है, मान लिया जाए मास इसका m है। अब अगर हम इस बॉडी को जो बॉडी आपके पास है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 प्रोटॉन है, इस बॉडी से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर डाल देते हैं, सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड कर देते हैं, तब इस केस में क्या होगा? तब अब इस केस में इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज की जो मान होंगी इसकी वो होंगी 10e प्लस में माइनस 10e माइनस में और माइनस 2e जो इलेक्ट्रॉन 2 हम एडअप किए हैं, और इसका मान हो जाएगा माइनस 2e। और इस तरह से ये बॉडी होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। और इस केस में इसका मास का क्या होगा? तो मास आप कहेंगे स्लाइटली इंक्रीज्ड। अगर हम इसी बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, तो अगर हम आउट कर देंगे, ये आउट हो गया, तो भीतर में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और अंदर में तो प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतना ही है। इस केस में इस बॉडी की टोटल चार्ज क्या कहेंगे? तो इसका टोटल चार्ज कहेंगे प्लस 10e माइनस 8e, और इसका मान हो जाएगा प्लस 2e। और अब ये होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर हम इसकी मास की बात पूछें तो मास क्या बोलेंगे? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो अपने साथ वो मास भी लेकर के बाहर गया होगा, तो पीछे इस पूरे जो न्यूट्रल बॉडी है वो 2e इलेक्ट्रॉन के मास से इसकी मात्रा में कमी हो जाएंगी, तो हम कहेंगे स्लाइटली डिक्रीज। प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में जितना है वो उतना ही रहेगा। इस एटम में जितने प्रोटॉन की संख्या है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम चेंज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या को कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ही बढ़ोतरी और इलेक्ट्रॉन की ही कमी की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज होंगे। प्रोटॉन की संख्या में न कमी होगा न बढ़ोतरी होगा, वो तो न्यूक्लियस के भीतर मस्त पड़ा हुआ है। तो एक बॉडी में कुछ इस तरह की बातें पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम थोड़ी सी बातें हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में समझ लेते हैं, जो आगे हमें काम आए। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर को ही हम लोग कहते हैं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकली मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर, और तीसरा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये 3 प्रकार के मटेरियल को हम लोग इलेक्ट्रिकली क्लासिफाई करते हैं। अभी हम सेमीकंडक्टर की चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर, इसको हम पार्ट में बांट लेते हैं। एक साइड हम लिख देते हैं कंडक्टर, और दूसरा है नॉन कंडक्टर। पॉइंट वाइज आप लोग भी नोट कीजिएगा। कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, कोई भी मटेरियल होगा
कंडक्टर्स के जो एटम होते हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। जो कंडक्टर के एटम होते हैं, कोई भी मटेरियल एटम से बना है, कंडक्टर भी एटम से बना है, नॉन कंडक्टर भी एटम से बना है। तो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो अपने ऑर्बिट से डिटैच्ड हो जाता है और पूरे मटेरियल में वो घूमते रहता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलने लगते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में सहायक होता है। नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि इसके जो एटम होते हैं, वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। वो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मटेरियल के अंदर में नहीं घूम पाता, और इस तरह से इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी कम रहती है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में सहायक नहीं हो पाता। इस बात को नोट कर लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स of outermost orbit of atom of conductors are loosely bounded. जो इस कंडक्टर के भीतर जो एटम्स हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली बाउंडेड रहते हैं, लूजली बाउंडेड रहते हैं। इसका क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट of atom of non-conductors are tightly bounded. अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रॉन को आपको दिखाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा है, यही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट के ये हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि अगर ये मटेरियल कंडक्टर है तो ये लूजली बॉन्डेड रहते हैं, और अगर ये नॉन कंडक्टर है तो ये इस न्यूक्लियस के आकर्षण में ये फंसा रहता है, बंधन में रहता है, और इस तरह से ये यहाँ से निकल नहीं पाता है। इस केस में क्या होगा, जब ये लूजली बॉन्डेड होता है तो क्या होता है कि वो अपना वो ऑर्बिट छोड़ देता है, अपना जो घर है वो छोड़ देता है। छोड़ के कहाँ चला जाता है, तो पूरे वॉल्यूम में, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में ये घूमते रहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसकी संख्या इस केस में बहुत 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 ज्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो रेंडमली घूमते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयर आर इनॉर्मस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बहुत बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, मूव randomly inside the volume. इस केस में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम इसको अच्छा होगा ऐसा लिखें, ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या
कह सकते हैं बहुत 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 कम होती है कंपेरेटिवली कंडक्टर के। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मटेरियल है कंडक्टर, ये अपने थ्रू चार्ज को पास होने के लिए अलाउ कर देता है, ये अपने थ्रू चार्ज पास करने के लिए अलाउ कर देता है। इट permits to pass the charge। जो कंडक्टर है वो अपने भीतर से चार्ज को फ्लो होने में, चार्ज को पास करने के लिए परमिट करता है, परंतु चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसकी वजह से इट डू नॉट परमिट टू पास द चार्ज लिखते हैं यहाँ पर, आप सुधार लीजिए, यहाँ चार्ज नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब कंडक्टर अलाउ करेगा चार्ज पास होने के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में ये जो है वो सपोर्ट करेगा, परंतु ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि इफ सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर को कुछ चार्ज को देते हैं, तो चूंकि वो पास होने के लिए अलाउ कर देता है, माने कि अगर आपस में चार्ज एक दूसरे को रिपल करता हो तो रिपल करने के लिए अलाउ कर देगा और वो आराम से मूव कर पाएगा ना। जैसे मान लिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन हम इस कंडक्टर को दिए, तो पांचों इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के भीतर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं मटेरियल के अंदर में। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर सकते हैं, तो सभी आपस में रिपल करेंगे, और उस रिपल के वजह से क्या होगा कि वो पूरे कंडक्टर, रिपल की वजह से क्या होगा कि वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जाकर के ही स्थिर रह पाएगा। तो हम कह सकते हैं if some charge is given to a conductor, the given charge will always reside at its outer surface। जो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर वो जाकर के चार्ज जो है वो रिसाइड करता है। परंतु इस केस में क्योंकि ये चार्ज अलाउ नहीं करता, तो जहां पर हम चार्ज को रखेंगे वो वहीं पर रह जाता है, और वो एक दूसरे, और वो भाग नहीं पाता, इधर उधर नहीं चल पाता। इस केस में इफ सम चार्ज is given to a non-conductor, it remain static at that place। वो उसी प्लेस पे रहता है और वो मूव नहीं कर पाता। इस केस में वो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपल करके एक दूसरे से फार्दर दूर हो जाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं हो पाते। तो इस केस में चार्ज जो होंगे वो हमेशा आउटर सरफेस पर रहेगा कंडक्टर में, परंतु इस केस में चार्ज जो है वो अंदर भी रह सकता है। तो हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं, द गिवन चार्ज may reside inside the material of conductor, inside the material of conductor। अगर हम इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं, सपोज करो ये कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, और ये सपोज करो ये सॉलिड कंडक्टर है। हम अगर एक सॉलिड कंडक्टर का निर्माण कर लेते हैं,
ये आपका सॉलिड कंडक्टर है। ये सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, इसके भीतर मटेरियल भरे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इसके भीतर मटेरियल में चार्ज इंजेक्ट करेंगे, कंडक्टर के केस में अगर हम इसके भीतर चार्ज को इंजेक्ट करेंगे तो वो मेरे द्वारा दिया हुआ जो चार्ज इंजेक्टेड होगा वो जो चार्ज होगा वो आपस में एक दूसरे को रिपल करके, जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज कुछ देते हैं तो वो सभी चार्ज जो है वो दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से और इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जाकर जमा होंगे। और इस केस में जो हम चार्ज देंगे वो चार्ज उस मटेरियल के भीतर इंबेडेड रहेगा। चार्ज रिसाइड इनसाइड द मटेरियल, और यहां पर जो चार्ज होगा वो सरफेस पर रहेगा। ठीक है, ये है कंडक्टर के बारे में। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। आप लोग इस बात को थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, और अगले क्लास में हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।